करवा चौथ पर देवरानी के लिए इम्पोर्टेंट खाना, जेठानी के लिए इम्पोर्टेंट कथा। देवर जी की शादी के चक्कर में 8 दिन से कितनी भागदौड़ मची हुई थी। वैसे एक बात अच्छी हुई कि इस घर में मेरी देवरानी आ गई। अब हम दोनों मिलकर अपने ससुराल वालों का बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। ये है साधना, सिंपल सी सादी संस्कारी लड़की जो अपने ससुराल की आलीशान रसोई में खड़ी सवेरे के चाय नाश्ते की तैयारी कर रही है। तभी बाहर से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। ये तो माँ जी की आवाज है। अब वो जरूर माँ जी मुझसे काजल के बारे में पूछेंगी। काजल अब तक कमरे से बाहर क्यों नहीं आई? इसे रात को कहा भी था मैंने कि यहाँ सवेरे सब जल्दी उठ जाते हैं। साधना रसोई से बाहर आती है तो बाहर इस आलीशान बड़े से घर के लिविंग रूम में सोफे पर साधना के सास ससुर मीनाक्षी मदन लाल, बूढ़ी दादी सास कल्पना, पति देवर अभय वरुण और नंद साक्षी ये सब बैठे हुए थे। मीनाक्षी और उसके परिवार वाले काफी अमीर लोग हैं। जी जी माँ जी। साधना बहू, छोटी बहू कहाँ है? वो अब तक नींद से जागी नहीं क्या? ये काजल अब तक कमरे से बाहर क्यों नहीं आई? क्या करूं मैं अब? ये दांतों के बीच तेरी जुबान क्यों लड़खड़ा रही है? साधना बहू, साफ साफ बोल, क्या बात है? काजल तो कब का उठ गई माँ जी। वो मेरे साथ रसोई में चाय नाश्ते की तैयारी कर ही रही थी। बस अभी थोड़ी देर पहले ही वो अपने कमरे में कुछ काम से गई है। ये सुनकर साधना का देवर वरुण दंग रह जाता है। भाभी ने माँ से झूठ क्यों कहा, जबकि काजल तो अब तक कमरे में सो रही है। मैंने उसे जगाने की कितनी कोशिश की पर वो उठी ही नहीं। अच्छा है कि काजल बहू भी काफी जिम्मेदार है। साधना बहू, काजल बहू को इस घर के सभी रीति रिवाज बहुत अच्छे से समझा दीजिएगा। जी जी माँ जी, मैं काजल को लेकर आती हूँ। तभी साधना काजल के कमरे में आती है जहाँ गोरी सुंदर मॉडर्न काजल मस्त अपने आलीशान बेड पर गहरी नींद में सोई हुई थी। अरे ये काजल तो अब तक सो रही है। साधना काजल के पास आकर उसे जगाने लगती है। अरे उठ जा मेरी माँ, इस घर में बहुओं को इतनी देर तक सोने की अनुमति नहीं है। जेठानी जी सोने दीजिए ना, क्यों डिस्टर्ब कर रही हैं आप मुझे? काजल होश में आओ, ये तुम्हारा मायका नहीं ससुराल है। अगर माँ जी ने तुम्हें इतनी देर तक सोते हुए देख लिया ना तो वो बहुत भयानक गुस्सा करेंगी तुम पर। तभी काजल उठकर बैठ जाती है। यार ये क्या जबरदस्ती है, चैन से सो भी नहीं सकती मैं। ये ससुराल बना ही क्यों है इस दुनिया में? मुझे तो ससुराल नाम से ही नफरत सी है। मुझे तो शादी करनी ही नहीं थी। ऐसा नहीं कहते काजल, बल्कि बहू बनना तो हर लड़की का सपना होता है। अरे क्या सपना होता है जेठानी जी? एक तो बहू बनो, ऊपर से सारा दिन साड़ी भारी गहने पहनकर सर पर पल्लू डालकर सबके सामने नीचे नजरें करके रहो। घर के काम करो, खाना बनाओ, कैद खाने की तरह जीवन हो जाता है इंसान का। नहीं काजल, ये बात तुम्हारी गलत है। बल्कि ससुराल तो बड़ा अच्छा होता है और हम बहुओं का कर्तव्य होता है कि हम अपने ससुराल के सभी रीति रिवाजों का अच्छे से पालन करें। अपने ससुराल वालों की सेवा करके, सबको हमेशा खुश रखकर अपने माता पिता का नाम रोशन करें, उनकी परवरिश को अच्छा नाम दे। जेठानी जी, मुझे इन सब बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं अपने तरीके से जीवन बिताना पसंद करती हूँ। अभी तुम ये सब छोड़ो और जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाओ। मैंने माँ जी से झूठ कहा कि तुम सवेरे जल्दी उठ गई थी। अब जल्दी से बाहर आ जाओ, वरना माँ जी गुस्से की बड़ी तेज है। इतना कहकर साधना वहां से चली जाती है। ये क्या मुसीबत है, मैं अपने मायके में ही अच्छी थी यार। काजल का अपने इस ससुराल में आज पहला दिन है। काजल एक मॉडर्न नई जमाने की सोच रखने वाली लड़की है। थोड़े समय बाद वो मॉडर्न कपड़े पहनकर कमरे से बाहर आती है। छोटी बहू, ये कैसे बचकाने कपड़े पहन रखे हैं तुमने? तुरंत कमरे में जाओ और साड़ी पहन कर आओ। माँ जी, अब इन कपड़ों में क्या खराबी है? ये भी तो अच्छे हैं ना। इस घर की बहू बेटियां ऐसे कपड़े नहीं पहनती काजल बहू। तुम अपने मायके में जैसे जीवन बिताती थी, जरूरी नहीं है कि तुम ससुराल में भी वैसे जीवन बिताओ। यहाँ तुम्हें हमारे तरीके से अपना जीवन बिताना होगा। पर दादी जी, मुझे साड़ी पहनना नहीं आता। मैंने कभी साड़ी नहीं पहनी है, तो मुझे थोड़ा समय दीजिए। मैं धीरे धीरे सीख जाऊंगी साड़ी पहनना। माँ जी, दादी जी, काजल के लिए घर अभी नया है, इसे थोड़ा समय देते हैं। मैं इसे यहाँ के सभी रीति रिवाजों के बारे में अच्छे से समझा दूंगी। काजल, चलो हम सबके लिए चाय नाश्ता लेकर आते हैं। दोनों रसोई में चली जाती हैं। चाय नाश्ता तो मैंने बना दिया है काजल। अब दोपहर के खाने की व्यवस्था करने में तुम देरी मत करना। समय से रसोई में आ जाना। जेठानी जी, मुझे खाना बनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं केवल खाना जानती हूँ, बनाना नहीं। थोड़े समय बाद साधना और काजल चाय और घी के पराठे लेकर बाहर आती है। सब डाइनिंग टेबल पर बैठे चाय पराठे खा रहे थे, पर काजल नहीं खा रही थी। काजल बहू, तू नाश्ता क्यों नहीं कर रही है? सासू मॉम, मैं ये सब नहीं खाती हूँ। मुझे कॉफी और पिज्जा खाने की आदत है। मैंने ऑर्डर कर दिया है, वो आता ही होगा। तभी एक लड़का पिज्जा और कॉफी लेकर काजल को दे देता है और काजल कॉफी पीकर पिज्जा खाने लगती है। ये क्या हरकत है काजल बहू? यहाँ घर के बने देसी घी के पराठे हैं, इन्हें छोड़कर तू ये बाहर की चीजें खा रही है। माँ, इसे यही सब खाने की आदत है। अब खाने में क्या टोकना, खाने दीजिए इसे। खाओ, मुझे क्या।
जब इसे ही अपनी सेहत की परवाह नहीं है तो मैं क्या बोलूं। थोड़े समय बाद दोनों भाई अपने काम पर चले जाते हैं। दोनों भाई अलग अलग कंपनियों में नौकरी करते हैं। साधना बहू, तुम दोनों घर के बाकी सारे काम करो और फिर दोपहर के खाने की व्यवस्था कर देना। जी माँ जी। तभी सास और सब अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। देखिए जेठानी जी, मैं घर के काम बिल्कुल भी नहीं करूंगी। मैंने आज तक कभी घर का कोई काम नहीं किया अपने मायके में। काजल, मैं तुम्हारी परिस्थिति समझती हूँ बहन, पर तू भी अपने ससुराल की रीत को समझ। ऐसा नहीं होता है, ससुराल आकर हर लड़की को बदलना पड़ता है। पर मुझे नहीं बदलना है जेठानी जी, मैं पार्लर जा रही हूँ अपना मेकअप करवाने। तभी काजल घर से बाहर चली जाती है। पता नहीं काजल कब ससुराल की अहमियत को समझेगी। तभी साधना घर के काम में लग जाती है। साधना को पता था कि उसकी देवरानी कितनी मॉडर्न है और वो कैसी सोच वाली है, इसलिए वो उसे बार बार समझाती रहती थी। पर काजल है कि उसके कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा था। दोपहर का समय, काजल और साधना दोनों रसोई में थे। क्या बना रही हो आप खाने में जेठानी जी? माँ जी ने कहा है कि आज के खाने में कढ़ी चावल, पालक पनीर और बैंगन का भरता बनाना है, तो वही बना रही हूँ। इतना हैवी खाना? यार जेठानी जी, आप भी ना कभी अपने मायके मत जाना। क्यों? अरे आप अगर मायके चली गई तो यहाँ तो मैं अकेली पड़ जाऊंगी ना। और अगर माँ जी ने मुझे ऐसा खाना बनाने के लिए कह दिया तो मैं क्या करूंगी? मुझे तो ये सब बनाना आता ही नहीं है। इसीलिए तो मैं तुझे कह रही हूँ कि तू ये सब बनाना सीख ले, ताकि आगे चलकर तुझे कोई परेशानी ना हो। नहीं नहीं जेठानी जी, मुझे ये सब सीखना ही नहीं है। काम करती हूँ, मैं बाहर से बर्गर, सैंडविच, पास्ता और चाउमीन मंगवा लेती हूँ। मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही है यार। अरे बाहर का क्यों मंगवा रही हो? घर पर बन तो रहा है ना खाना। नहीं नहीं जेठानी जी, अभी तो खाना बनने में कितना समय, मैं इतनी देर तक भूखी नहीं रह सकती। थोड़े समय बाद काजल का मंगाया सारा खाना घर पर आ जाता है और काजल रसोई में बैठकर वो सब खाने लगती है। अरे ये क्या कर रही हो काजल? अभी खाना मत खाओ। क्यों? अरे इस घर में पति से पहले पत्नी खाना नहीं खाती, और माँ जी ने तुम्हें देख लिया ना तो तुम्हारी बैंड बजा देंगी वो। फिर क्या था, सास मीनाक्षी सीधे रसोई में आ जाती है। अब सास को देखकर काजल का सैंडविच मुंह में ही अटक जाता है। हाँ, अरे बाप रे, ये क्या किया तूने काजल बहू? तूने अपने पति से पहले खाना शुरू कर दिया। माँ जी वो इसे। तू चुप कर साधना बहू, तू अच्छे से जानती है ना कि मुझे इस घर में किसी भी तरह की गलती पसंद नहीं है। काजल बहू, उठ यहाँ से और बाहर चल। माँ जी, पर मेरी बात। चुपचाप बाहर चल। मीनाक्षी काजल को बाहर लेकर चली जाती है। ये क्या हो गया? भगवान जी काजल की रक्षा कीजिएगा। तभी साधना बाहर आती है। काजल बहू, ये 10 बोरियां भरकर अनाज देख रही हो ना, ये सारा अनाज छत पर ले जाओ और इसे हमारी पत्थर की चक्की पर पीसकर इसका आटा बनाओ। क्या? पत्थर की चक्की पर? हाँ, और वो भी हाथ से। जब इतना अनाज हाथ से पीसकर तुम्हारी हालत खराब होगी ना, तब तुम्हें एहसास होगा कि तुमने क्या गलती की है। नहीं नहीं माँ जी, इतनी सी गलती की मुझे इतनी बड़ी सजा मत दीजिए। हाँ माँ जी, इसे माफ कर दीजिए, आगे से ऐसी गलती नहीं करेगी। गलती ना करे आगे से, इसीलिए ये सजा दी जा रही है बहू। तू इसकी तरफदारी मत कर, इसे सजा मिलेगी तभी इसकी अकल ठिकाने आएगी। फिर क्या था, काजल ऊपर छत कड़ी धूप में बैठकर अपनी हाथों से पत्थर की चक्की पर गेहूं पीसने लगती है। ये क्या हो गया मेरे साथ? ये कैसा ससुराल है मेरा? फिर क्या था, शाम तक कई सारा आटा पीसकर काजल की हालत खराब हो जाती है। तभी वो नीचे आती है। काजल, तू ठीक तो है ना? मेरे हाथ ही नहीं उठ रहे जेठानी जी। इसीलिए मैं तुझे रोक रही थी बहन। माँ जी गुस्से की बड़ी खतरनाक है। वो पुराने रीति रिवाजों को मानने वाली है, इसीलिए उन्हें जरा भी गलती पसंद नहीं है। अपने ससुराल के उसूलों को देखकर काजल खूब रोने लगती है। मीनाक्षी पुराने जमाने की सोच रखने वाली महिला है। वो रीति रिवाजों को बहुत मानती है। अब इसी तरह दिन प्रतिदिन बीतने लगी। काजल अब मीनाक्षी के डर से साधना की हर बात मानने लगी। एक शाम सब घर में थे। बहुओं, 8 दिन बाद करवा चौथ है और शादी के बाद का काजल बहू का ये पहला करवा चौथ है। तुम दोनों सभी रीति रिवाजों का अच्छे से पालन करना और पूरे विधि विधान के साथ अपना करवा चौथ मनाना। अरे हाँ, मैं कैसे भूल गई कि 8 दिन बाद ही करवा चौथ है। माँ जी, मैं अभी जाकर पंडिताइन जी को करवा चौथ कथा का बोल कर आ जाती हूँ। मुझे करवा चौथ कथा सुनना बहुत पसंद है। और काजल बहू, तू भी सबके साथ करवा चौथ कथा सुनना और अच्छे से अपना निर्जला व्रत रखना। हाँ काजल, करवा चौथ पर हर सुहागन महिला अपने पति की लंबी आयु के लिए निर्जला व्रत रखती है। हाँ जेठानी जी, मुझे पता है। देखना, मैं अपना करवा चौथ ऐसे मनाऊंगी ना कि सभी देखते रह जाएंगे। अगले दिन से साधना करवा चौथ की तैयारी शुरू कर देती है। काजल, चल हम पूजा की सामग्री लेकर आते हैं। जेठानी जी आप जाइए, मैं अपनी करवा चौथ की तैयारी खुद कर लूंगी। मैं तो अपने लिए नए कपड़े, गहने, 16 श्रृंगार का सामान ये सब खरीदूंगी।
अच्छा ठीक है, मैं जाती हूँ फिर। मुझे मेहंदी वाली को बुलाना है, फिर पंडिताइन जी को भी कथा के लिए आमंत्रित करना है। बहुत काम है मुझे। इतना कहकर साधना बाजार चली जाती है। इस करवा चौथ पर ना मैं ही सबसे सुंदर और सबसे हटकर दिखूंगी। एक काम करती हूँ, पहले बेस्ट पार्लर वाली के पास जाकर करवा चौथ के एक दिन पहले का अपना अपॉइंटमेंट ले लेती हूँ। करवा चौथ पर तो सभी महिलाएं अपना मेकअप करती हैं, तो अभी से ही अपॉइंटमेंट ले लेती हूँ। शादी से पहले काजल ने जैसे करवा चौथ को मनाते हुए देखा था, इसलिए वो करवा चौथ को काफी सिंपल समझ रही थी। तभी काजल मार्केट में आती है और बेस्ट पार्लर वाली से बात करती है। अच्छा सुनो निशा, करवा चौथ के एक दिन पहले तुम्हें मेरा बढ़िया सा मेकअप करना है, ताकि करवा चौथ वाले दिन मैं सबसे सुंदर लगूं। डोंट वरी काजल, मैं तुम्हारा ऐसा मेकअप करूंगी ना कि हर कोई तुम्हें ही देखता रह जाएगा। तभी काजल पार्लर से बाहर आती है। चलो मेकअप का तो हो गया, अब जाकर अपने लिए बढ़िया कपड़े खरीद देती हूँ। पर कपड़े तो मैं मॉडर्न टाइप में ही पहन सकती हूँ। माँ जी ने साड़ी पहनने को कहा है। कोई नहीं, मैं बढ़िया मॉडर्न डिजाइनर वाला कोई लहंगा खरीद लेती हूँ। इधर साधना भी मार्केट में थी। वो पूजा की थाली और पूजा में लगने वाली बाकी की सामग्री खरीद रही थी। पूजा की थाली खरीद ली मैंने, मिट्टी का करवा भी खरीद लिया। अब जाकर रोली, चंदन, हल्दी, अक्षत, चावल, घी, फूल और अगरबत्ती ये सब खरीद लेती हूँ। साधना केवल पूजा की सामग्री खरीद रही थी, तभी वो एक दुकान पर आकर ये सारी सामग्री खरीदने लगती है। इधर काजल एक बड़ी कपड़ों के मॉल में थी, जहाँ केवल मॉडर्न टाइप के कपड़े ही थे। भैया मुझे कोई डिजाइनर लहंगा दिखाइए, लाल रंग का। तभी काजल कई सारे लहंगे देखती है, तो उसे एक बहुत ही सुंदर लाल रंग का डिजाइनर लहंगा पसंद आता है। ये बेस्ट है, ये खरीद लेती हूँ। अब इधर साधना पूजा की सभी सामग्री खरीद लेती है। जो जरूरी सामान था वो तो मैंने खरीद लिया। अब अपने लिए बिंदियां, चूड़ियां, मेहंदी और एक ड्रेस खरीद लेती हूँ। दोनों बहुएं अपनी पसंद से अपनी अपनी शॉपिंग कर रही थी। बस फर्क इतना था कि काजल अपने आप को सबसे अच्छा दिखाने के लिए शौक की खातिर तैयारियां कर रही थी और साधना पूरी श्रद्धा के साथ करवा चौथ का सामान खरीद रही थी। शाम का समय दोनों बहुएं घर पर आती हैं। अब साधना का केवल एक ही कैरी बैग था और काजल के 5 बड़े बड़े कैरी बैग। अरे काजल, इतना सारा क्या खरीद लिया तूने? शादी के बाद का ये मेरा पहला करवा चौथ है ना, तो मेरा तो करवा चौथ बेस्ट ही होना चाहिए। तभी साधना अपनी सास को सारी चीजें बताती है। माँ जी एक बार देख लीजिए ना, पूजा की सारी सामग्री सही है ना, कोई चीज छूटी तो नहीं है ना? अरे बहू, तू छलनी और कलश लाना ही भूल गई। अब करवा चौथ का चांद किस में देखेगी तू? अरे हाँ, ये दोनों तो बहुत जरूरी है, मैं ये कैसे लाना भूल गई। कोई नहीं भाभी, आप कल मेरे साथ चलना, मुझे भी अपने लिए सामान लाना है, तो आप छलनी और कलश भी ले लेना। हाँ ये ठीक रहेगा, वैसे भी आज बहुत थक चुकी हूँ मैं। तभी काजल सबके सामने चिकन रोल खाने लगती है। ये देखो इसे। अरे काजल बहू, करवा चौथ आने वाला है, तू अपना ये प्याज लहसुन का सेवन करना बंद कर दे। माँ जी सवेरे से घूम घूम कर इतनी भूख लग गई ना कि क्या बताऊँ आपको। आप जरा मेरा भी सामान देख लीजिए, सब सही है या नहीं। तभी काजल कैरी बैग से अपना लाया सारा सामान बाहर निकालती है, जो काफी सारा था, जिसमें हैवी ज्वेलरी, मॉडर्न डिजाइनर लहंगा, मेकअप का सामान, श्रृंगार का सामान, ये सब थे। बहू तू पूजा की सामग्री नहीं लाई? माँ जी मैंने तो बस यही देखा कि करवा चौथ पर सब नए कपड़े, नए गहने पहनते, तो मैं यही सब लेकर आई। अरे बहू, करवा चौथ हर सुहागिनी महिला के लिए बहुत ही बड़ा दिन होता है। इस दिन पूरी श्रद्धा के साथ व्रत रखना चाहिए। अब मुझे जो समझ आया मैं ले आई माँ जी। कोई नहीं माँ जी, मैं इसके लिए भी पूजा की सामग्री लाई हूँ। अगले दिन साधना बाहर जाकर बाकी का सामान ले आती है। अब इसी तरह दिन प्रतिदिन बीतने लगे। गांव में हर कोई करवा चौथ की तैयारियों में लगा हुआ था। एक शाम सब घर में थे। मैंने सरगी का सारा सामान मंगवा लिया, तुम दोनों सवेरे जल्दी उठ जाना, और खासकर तू काजल बहू, कल करवा चौथ पर तुझे सारे दिन में ना कुछ खाना है ना कुछ पीना है। अरे बाप रे, मैं इतने घंटों तक कैसे भूखी प्यासी रह सकती हूँ। एक काम करती हूँ, अपने लिए कई सारा खाना मंगवा लेती हूँ। सरगी में ज्यादा खाना खाऊंगी तो मुझे पूरे दिन में भूख नहीं लगेगी। तभी काजल बाहर से कई सारा खाना मंगवा लेती है, जैसे पिज्जा, पास्ता, नूडल्स, सब्जी, पाव भाजी और भी कई सारी चीजें मंगवा लेती है। अगले दिन सवेरे दोनों बहुएं स्नान करने के बाद अपने लाए लाल लहंगे पहनती हैं। साधना ने सिंपल लाल लहंगा पहना हुआ था। तभी दोनों अपनी सास मीनाक्षी के पास आती हैं, तो सास दोनों को सरगी का खाना देती है, जिसमें फल, मिठाई और कुछ चीजें थी। बहुओं अब सरगी खाकर अपना निर्जला व्रत की शुरुआत करो। तभी काजल अपना मंगाया हुआ खाना जैसे पास्ता, पिज्जा ये भी साथ में खाने लगती है। अरे काजल, तुम कितना कुछ खा रही हो, इतना खाना मत खाओ वरना तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। जिठानी जी, हमें सारा दिन भूखा और प्यासा रहना है। जब पेट में इतना तो खाना होना चाहिए ना कि सारे दिन में ना भूख लग सके ना प्यास। काजल किसी की नहीं सुनती और कई सारा खाना खा जाती है। थोड़े समय बाद दोनों बहुएं घर के मंदिर में पूजा करती हैं। दोपहर का समय, काजल अपने कमरे में थी।
मुझे तो भूख लग गई यार, अब क्या करूं? यहाँ तो मुझे कोई कुछ खाने पीने ही नहीं देगा। तभी काजल अपने कमरे से बाहर आती है। बाहर लिविंग रूम में कोई नहीं था। लगता है सब अपने अपने कमरों में हैं। चलो चुपके से रसोई में जाकर कुछ खा लेती हूँ, किसी को क्या पता चलेगा कि मैंने कुछ खाया है। तभी काजल रसोई में आती है तो एक बर्तन में पालक पनीर की सब्जी रखी हुई थी जो साधना ने बनाई थी। अरे वाह, पालक पनीर लगता है जेठानी जी ने बनाया है। कोई आए उससे पहले ही खा लेती हूँ। अब काजल जैसे ही पालक पनीर एक थाली में निकालने लगती है तभी वहां साधना आ जाती है। काजल, ये क्या कर रही हो तुम? तुम्हारा व्रत है ना आज तो? जेठानी जी, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, मुझसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है, थोड़ी देर खाने दीजिए ना। पागल हो गई हो क्या तुम काजल? तुम्हारा करवा चौथ का व्रत है और व्रत पति और चांद को देखने के बाद ही पति के हाथों से खोला जाता है। चलो यहाँ से, शाम तक तुम कुछ नहीं खाओगी। साधना काजल को लेकर बाहर आती है। काजल, चलो हम पूजा कर लेते हैं, फिर थोड़े समय बाद पंडिताइन जी आने वाली है तो हम सब मिलकर करवा चौथ की कथा सुनेंगे। तुम्हें पता है, हर सुहागिन महिला को करवा चौथ कथा सुनना चाहिए। यार ये जेठानी जी क्यों मेरे पीछे पड़ी हैं? तभी दोनों पूजा करती हैं। अब पूजा की थाली में कई सारी मिठाई रखी हुई थी। अरे यार ये मिठाई, कितनी भूख लगी है, चलो थोड़ी मिठाई खा लेती हूँ। अब काजल चुपके से एक मिठाई हाथ में लेती है। तभी साधना काजल को कोहनी से धक्का देती है और काजल वापस मिठाई रख देती है। अरे मुझे भूख लगी है। थोड़े समय बाद साधना के घर पंडिताइन आती है और गांव की सारी महिलाएं भी आती हैं। तभी एक स्थान पर बैठकर पंडिताइन जी से करवा चौथ की कथा सुनते हैं। वहां साधना और काजल भी बैठे थे। एक बार एक ब्राह्मण कन्या वीरावती ने अपने मायके में करवा चौथ का निर्जला व्रत रखा। दिन भर कुछ भी खाया पिया नहीं, जिससे वो कमजोर हो गई और व्याकुल हो उठी। यार कब मुझे खाना मिलेगा? यहाँ भूख के मारे मेरा दम निकले जा रहा है। काजल को भूख की तड़प परेशान कर रही थी और साधना, जिसे करवा चौथ कथा सुनना बचपन से बहुत पसंद था, वो ध्यान लगाकर करवा चौथ की कथा सुन रही थी। साधना बहुत ही संस्कारी थी। तभी काजल वहां से उड़ने लगती है तो उसकी सास उसे इशारा करके नीचे बैठने को कहती है। माँ जी, थोड़ी इमरजेंसी है। ठीक है बहू, जल्दी आना। काजल वहां से अपने कमरे में चली जाती है। फिर वीरावती ने भाइयों की बात सुनकर भोजन ग्रहण किया और भोजन ग्रहण करते ही उसके पति की मृत्यु हो गई। इधर काजल अपने कमरे में थी। बाहर सब कथा सुनने में बिजी हैं। जल्दी से बाहर से कुछ ऑर्डर करके मंगा लेती हूँ। तभी काजल 10 मिनट में डिलीवरी होने वाले 3 पिज्जा ऑर्डर कर देती है। 10 मिनट में ही पिज्जा आ जाएगा, बस कोई आए ना यहाँ। तभी काजल के कमरे की खिड़की के नीचे बाहर पिज्जा डिलीवरी बॉय आता है। मैं अंदर आता हूँ मैम साहब। अरे नहीं नहीं, तुम घर में मत आना, रुको मैं यहाँ से कुछ नीचे फेंकती हूँ। तभी काजल एक रस्सी उस लड़के को देती है और वो उस रस्सी से तीनों पिज्जा के पैकेट को बांध देता है। तभी काजल वो ऊपर खींच लेती है और पैकेट के अंदर से पिज्जा निकालकर खाने लगती है। अब जाकर दिल को थोड़ा सुकून मिला है, वरना भूख के मारी तो मेरा दम ही निकले जा रहा था। काजल ने करवा चौथ का व्रत तोड़ दिया था। थोड़े समय बाद तीनों पिज्जा खाकर काजल नीचे सबके पास आकर बैठ जाती है और कथा सुनने लगती है। तभी पड़ोस वाली उर्मिला की नजर काजल के चेहरे पर पड़ती है। ये क्या काजल बहू, थोड़ी देर पहले तो तेरा चेहरा कितना उतरा हुआ सा था और अब अचानक तेरे चेहरे पर ये मुस्कान कैसी? तेरा चेहरा इतना खिल कैसे गया? कहीं तूने कुछ खा तो नहीं लिया ना? ये सुनकर मीनाक्षी, कमला और साधना के होश उड़ जाते हैं। क्या काजल बहू, तूने अपना व्रत तोड़ दिया? नहीं माँ जी, मैं भला क्यों अपना व्रत तोड़ूं? मैंने तो कितनी श्रद्धा से अपना व्रत रखा है। तभी अचानक काजल जोर से डकार लेती है। अरे जब कुछ खाई नहीं तो डकार कैसी? लगता है खाली पेट मुझे गैस हो गई है। तभी काजल वहां से उठकर चली जाती है। साधना बहू, जरा जाकर देख उसे क्या हुआ है। तभी साधना रसोई में आती है तो अंदर रसोई में खड़ी काजल पानी पी रही थी। ये देखकर साधना के होश उड़ जाते हैं। काजल, ये क्या कर दिया तूने अपना करवा चौथ का व्रत तोड़ दिया। जेठानी जी मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी। प्लीज आप ये बात बाजी और किसी को मत बताना। काजल, ये क्या किया तुमने? अरे थोड़ी ही देर तो बचा था, बस थोड़ी देर और इंतजार नहीं कर सकती थी तुम नहीं जानती तुमने करवा चौथ का व्रत तोड़कर कितनी बड़ी गलती कर दी है। अब पता नहीं क्या बुरा होगा हमारे साथ। बहुत बड़ा अपशगुन हो गया ये। थोड़े समय बाद गांव की सारी महिलाएं वहां से चली जाती हैं। तभी अंधेरा हो जाता है। बहुओं, अपना अच्छे से श्रृंगार करके पूजा की थाली लेकर छत पर चलो। चांद किसी भी समय निकलता होगा, तब तक तुम्हारे पति भी आ जाएंगे। तभी साधना, काजल अपना श्रृंगार करके सबके साथ छत पर आते हैं। सबके हाथों में पूजा की थाली थी। इधर गांव के हर घरों के छत पर गांव की महिलाएं हाथों में पूजा की थाली और छलनी लिए खड़ी चांद के निकलने की राह देख रही थी। भगवान जी, जो काजल ने किया वो बहुत बुरा है। काजल को माफ कर दीजिए भगवान जी, बस हमारे साथ कुछ बुरा नहीं होना चाहिए।
थोड़े समय बाद। अब है वरुण, अब तक आए क्यों नहीं? इतने टाइम तक तो वो घर आ जाते हैं। हाँ, करवा चौथ का चांद भी निकलने वाला है, बेचारी बहुएं भी सवेरे से भूखी प्यासी हैं। भगवान जी मेरे पति और देवर जी की रक्षा कीजिएगा। तभी चांद निकल आता है। अब सारी महिलाएं पूजा करके छलनी में चांद को देखती हैं, फिर अपने पति का चेहरा देखकर अपने पतियों के हाथों से अपना करवा चौथ का व्रत खोलती हैं। तभी मीनाक्षी भी अपना व्रत खोल लेती है और साधना, काजल, अभय, विनय के आने की राह देख रही होती हैं। जेठानी जी हमारे पति अब तक क्यों नहीं आए? भगवान जी आज इतना पवित्र दिन है, आज मैंने अपने पति की लंबी आयु और रक्षा के लिए करवा चौथ का व्रत रखा है। मेरे पति की रक्षा कीजिएगा भगवान जी। तभी अभय वहां आता है। अभय बहुत ज्यादा घबराया हुआ था। अभय जी क्या हुआ, आप इतने घबरा क्यों रहे हैं? अभय? सब अभय के पास आते हैं। क्या हुआ अभय बेटा? पिताजी वो वरुण। क्या हुआ वरुण जी को? हाँ बोलना बेटा, क्या हुआ वरुण को? वो ठीक तो है ना? माँ, वरुण जिस कंपनी में नौकरी करता है वहां वरुण के हाथों से आज एक 10 करोड़ की मशीन खराब हो गई और इस डर से वरुण पता नहीं कहाँ चला गया। मैं कब से उसे ढूंढ रहा हूं पर उसका कहीं पता नहीं चल पा रहा है। पता नहीं वो कहाँ चला गया। ये सुनकर सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। नहीं, ये नहीं हो सकता, मेरे बच्चे से इतना बड़ा नुकसान नहीं हो सकता। कंपनी वालों ने वरुण के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट भी की है और पुलिस भी वरुण को ढूंढ रही है। मुझे डर है कि कहीं वरुण अपने आप को कुछ। नहीं, ये नहीं हो सकता। तभी काजल घर के मंदिर में आती है। उसके पीछे सब घर में आते हैं। माता रानी ये क्या हो गया? मेरी गलती की सजा मेरे पति को क्यों मिल रही है? मैंने व्रत तोड़ा था तो इसकी सजा मुझे मिलनी चाहिए ना। मेरे पति को सही सलामत घर भेज दीजिए माता रानी। मेरे पति को सही सलामत घर भेज दीजिए। ये सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। क्या काजल बहू ने अपना व्रत तोड़ दिया था? तभी काजल एक पैर पर खड़ी होकर अपने दोनों हाथों से जलती हुई मोमबत्ती रखती है। अब जब तक मेरे पति घर नहीं आ जाते मैं इसी तरह से खड़ी रहूंगी माँ। मेरे पति को मेरे पास भेज दीजिए माँ। तभी साधना और सब मिलकर भगवान जी से प्रार्थना करने लगते हैं। थोड़े समय बाद वरुण पुलिस के साथ वहां आता है। वरुण को देखकर सब खुश हो जाते हैं। तभी काजल दौड़ते हुए आकर वरुण के गले लग जाती है। अरे तुम्हारे पति को कुछ नहीं हो सकता काजल। तुमने मेरी लंबी आयु के लिए निर्जला व्रत रखा था तो भगवान जी कैसे मेरे साथ कुछ बुरा होने देते। ये सुनकर काजल रोने लगती है। देखा काजल, भगवान जी कभी अपने भक्तों को दुखी नहीं देख सकते। वरुण तू कहाँ गया था भाई? भाई मैं अपने लिए कुछ सबूत इकट्ठा कर रहा था। कंपनी की मशीन मैंने नहीं बल्कि उस चमन ने जलाई थी और उसके धोखे से सबको मेरा नाम बता दिया था। उस समय सब मुझे ही गलत समझ रहे थे, इसलिए मैं वहां से सीधे भागकर दरोगा जी के पास गया और उन्हें सारी बात बताकर मैंने कंपनी के कैमरे का फुटेज निकाला जिसमें उस चमन की हरकत साफ दिखाई दे रही थी और मैं बेगुनाह साबित हो गया। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मेरे बच्चे पर लगा इतना बड़ा आरोप हट गया। भगवान जी मैंने इतना बड़ा अपमान किया, अपने व्रत की अहमियत नहीं समझी, फिर भी आपने मेरे पति को मेरे पास सही सलामत भेज दिया। मुझे माफ कर दीजिए भगवान जी, मैं आज के बाद कभी ऐसी गलती नहीं करूंगी। इसके बाद काजल पूरी तरह से बदल जाती है, साधना की तरह संस्कारी हो जाती है और उसके साथ अपने ससुराल में रहकर एक संस्कारी बहू बनकर